हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी सोशोलॉजी की 1500 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हमने अभी तक 1350 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये किसका विश्वास है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में? ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, स्टुअर्ट चेस, जॉर्ज ए लुनबर्ग, एल बर्नार्ड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कार्ल पियर्सन। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न के जोड़े बनाए। सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी और लास्ट बुक है द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च। इधर ऑप्शन है स्कॉट, एकॉफ, मोजर और गुडे एवं हट। तो ऑप्शन देख लीजिए एक बारी। चलिए मैच करते हैं। तो यहाँ पर सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन ये जो पुस्तक है C.A. मोजर की है। मेथड्स इन सोशल रिसर्च ये जो पुस्तक है गुडे एंड हार्ट की है। तो अभी हमारा 2 मैच हो गए ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे 3, 4। तो फर्स्ट में ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर 3, 4 के 2 आ रहे हैं, ठीक है। फिर 2 और मैच करने पड़ेंगे। तो हमारा जो ये पुस्तक है डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, ये W.P. स्कॉट की है। तो अभी हमारा ऑप्शन कौन सा बच रहा है? द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च R.L. एकॉफ की होगी। तो ये ऐसे आपका मैच कर जाएगा और जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन, प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है, किसका कथन है? ऑप्शन है P.V. यंग, A.W. ग्रीन, C.A. मोजर, G.M. फिशर। प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता को वस्तुनिष्ठता माना है ग्रीन ने। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक अध्ययन की मूल आवश्यकता है व्यक्तिपरकता, वस्तुपरकता, मूल्य और विश्वास। वैज्ञानिक अध्ययन की एक मूल आवश्यकता है। अगर हमें वैज्ञानिक अध्ययन करना है तो क्या चीज़ है जो कि अनिवार्यता होनी चाहिए? तो इसके लिए ऑब्जेक्टिविटी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि साइंटिफिक स्टडी का मतलब ही है कि वो चीज़ ऑब्जेक्टिवली स्टडी की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अनुसंधानकर्ता को शोध से पूर्व प्रतिभागियों से आवश्यक रूप से क्या प्राप्त कर लेना चाहिए? निष्ठा, लिखित प्रतिबद्धता, सूचित सहमति या फिर मूल्य अभिमुखता। तो अनुसंधानकर्ता को रिसर्च करने से पहले जो रिसर्च में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनसे क्या प्राप्त करना चाहिए? तो उनसे एक कंसेंट प्राप्त कर लेना चाहिए कि वो सहमत है या नहीं है। तो सूचित सहमति थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में कौन प्रमुख रूप निदर्शन नहीं है? प्रत्यक्षवादी रूप निदर्शन, व्याख्यात्मक रूप निदर्शन, आलोचनात्मक रूप निदर्शन और फोर्थ है रचनात्मक रूप निदर्शन। यहाँ पर इंग्लिश आप इनकी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिटिकल पैराडाइम। थर्ड जो ऑप्शन है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिविस्ट, इंटरप्रिटेटिव और कंस्ट्रक्टिव ये 3 यहाँ पर आ जाएंगे। क्रिटिकल पैराडाइम सोशल साइंस का मेन नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसने समाजशास्त्र को 2 मुख्य भागों सामाजिक स्थितिकी, सामाजिक गतिकी में विभक्त किया? मॉर्गन स्पेंसर, कॉम्टे कोहेन। तो सामाजिक स्थितिकी और गतिकी ये 2 भाग बताए हैं अगस्त कॉम्टे ने। थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकार्यात्मक विश्लेषण का रूप निदर्शन का निर्माण किसने किया है? मर्टन, कॉम्टे, गारफिंकल और लास्ट है कोहेन। तो पैराडाइम फॉर फंक्शनल एनालिसिस ये भी आसान सा प्रश्न है, मर्टन ने किया है इसको। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द रूप निदर्शन यानी कि जो वर्ड पैराडाइम है इसका क्या मीनिंग होगा? सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रोपोजिशंस, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ए टाइप ऑफ सैम्पलिंग, बीइंग फोर्स टू डू समथिंग। तो जो पैराडाइम वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? तो पैराडाइम वर्ड का मीनिंग होता है ए सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रोपोजिशंस। हिंदी में कहें तो अवधारणाएं एवं प्रस्थापनाओं का एक समूह। अगला क्वेश्चन, अभिकथन और कारण यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो अभिकथन है अनुसंधान अभिकल्प
एक प्रकार का प्रारूप होता है जो वास्तव में अनुसंधान करने से पहले तैयार किया जाता है। कारण दिया है कई अनुसंधान योजनाओं के ठोस निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं। तो कथन कारण वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ए सही आर गलत है, ए गलत और आर सही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, एक तरीके का प्रारूप है, वास्तव में अनुसंधान करने से पहले तैयार किया जाता है, सही है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अनुसंधान योजनाओं के कुछ ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो सेकेंड जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है वो है अंतर सांस्कृतिक शोध यानी क्रॉस कल्चरल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कॉम्पेरेटिव रिसर्च और लास्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो जिसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट की बात की जाती है उस रिसर्च को हम क्या कहेंगे, तो कॉज एंड इफ़ेक्ट, कारण प्रभाव हम देख रहे हैं तो उसको हम कहेंगे प्रयोगात्मक, कि हम प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एक चिकित्सक डेंगू बुखार की 2 दवाओं के सापेक्ष प्रभावशीलता का अध्ययन करता है, उसका शोध होगा विवरणात्मक अनुसंधान, इंग्लिश देख लीजिए ज़्यादा इजी रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और लास्ट है एथनोग्राफी। तो जो कि एक डेंगू बुखार की 2 दवाओं का रिलेटिव इफ़ेक्टिवनेस का स्टडी करना चाह रहा है, तो इस रिसर्च को हम क्या कहेंगे, तो इस रिसर्च को हम कहेंगे अगेन एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो। अगला क्वेश्चन, जब एक शोधकर्ता सर्वेक्षण करता है, तथ्यों को एकत्रित करता है, परिणामों का विश्लेषण करता है और उसे अपने अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करता है तो ये प्राथमिक सामग्री है। लेकिन जब कोई अन्य व्यक्ति उन तथ्यों का उपयोग आने के लिए अपने लिए विश्लेषण के लिए करता है तो ये सामग्री जो है उसके लिए द्वितीयक सामग्री बन जाती है। ऑप्शन है ए गलत, बी सही, ए सही, बी गलत, दोनों गलत हैं या फिर दोनों सही हैं। तो देखिए शोधकर्ता खुद सर्वे कर रहा है, खुद एकत्रित कर रहा है, तो ये प्राथमिक सामग्री है, ये सही बात है। उसके बाद कोई दूसरा उनका यूज़ करेगा तो वो द्वितीयक हो जाएगी, ये भी सही है, तो दोनों ही सही है, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी विपणन संचार चैनल के रूप में सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान प्रश्न का उदाहरण है। जहाँ पर हम रोल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स का अध्ययन कर रहे हैं इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल के एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसको हम कौन सा रिसर्च डिज़ाइन कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है इसलिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान प्रारूप क्या है। अनुसंधान के संचालन का वो तरीका जो सिद्धांत सम्मत नहीं है, तथ्य संकलन और विश्लेषण से प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा, गुणात्मक या मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करने के बीच का विकल्प, जिस शैली में आप अपने शोध निष्कर्ष को प्रस्तुत करते हैं वो शैली, जैसे कि ग्राफ। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है ये प्रश्न है। तो आपको पता होगा कि रिसर्च डिज़ाइन एक तरीके की रूपरेखा होती है, जो कि हम क्या कहते हैं, एक फ्रेमवर्क है जो कि तथ्य संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए बनाई जाती है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्राकल्पना जो पर्याप्त जानकारी की अनुपलब्धता में अनुसंधान विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता के प्रारंभिक अनुमान पर आधारित नहीं होती उसे कहते हैं वैज्ञानिक प्राकल्पना, शून्य प्राकल्पना, कार्यकारी प्राकल्पना, लास्ट है सांख्यिकीय प्राकल्पना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वर्किंग हाइपोथेसिस यानी कार्यकारी प्राकल्पना, एक ऐसी प्राकल्पना जो कि पर्याप्त जानकारी नहीं होने पर अनुमान के आधार पर अनुसंधानकर्ता के प्रारंभिक अनुमान पर आधारित एक तरीके से होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्यकारी उसने बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन, सादृश्यता किसका स्रोत है। एनालॉजीज ये किसका स्रोत है, इंटरव्यू का, मीन का, वेरिएबल्स का या फिर हाइपोथेसिस का। तो सादृश्यता जो होती है ये हाइपोथेसिस का स्रोत यहाँ पर माना जाएगा। फोर्थ जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
केवल वैकल्पिक प्रकल्पना का परीक्षण किया जा सकता है, केवल शून्य प्रकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, वैकल्पिक और शून्य प्रकल्पना दोनों का परीक्षण किया जा सकता है, या फिर वैकल्पिक और शून्य प्रकल्पना दोनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सी है जो कि कौन सा कथन है जो कि सही है? तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है, वैकल्पिक और शून्य प्रकल्पना दोनों का परीक्षण किया जा सकता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन, प्रतिदर्श यानी कि सैंपलिंग किस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई के चयन की संभावना होती है? पर्पसिव सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग या फिर सिंपल रैंडम सैंपलिंग? तो ये भी आसान सा प्रश्न है और इसका राइट आंसर है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जिसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदर्शन त्रुटि यानी सैंपलिंग एरर किसके साथ घट जाती है? प्रतिदर्श के आकार में वृद्धि के साथ, प्रतिदर्श के आकार में कमी के साथ, यादृच्छिकरण के साथ, या फिर विश्लेषण की प्रक्रिया में? तो सैंपलिंग एरर क्या चीज़ हम करें कि सैंपलिंग एरर के होने की संभावना कम हो जाएगी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इंक्रीज इन सैंपल साइज़। सैंपल साइज़ को अगर हम बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा सैंपलिंग एरर जो होने की संभावना है वो कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि प्रतिदर्श एक विशाल समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है? गुडेम, हर्ट, पीवी यंग, बोगार्ट्स और लास्ट है एचपी यंग। तो सैंपल को एक विशाल समूह का लघुत्तर प्रतिनिधि किसने बताया है? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुडे एवं हर्ट। ये डेफिनेशंस जो रिसर्च की होती है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो हायर एजुकेशन का पेपर आया था वहाँ पे भी इसकी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। जीआईसी का जो पेपर आया था वहाँ भी रिसर्च से डेफिनेशंस काफ़ी सारी पूछी गई हैं। तो जो भी डेफिनेशंस आपको मिल रही हैं उनको एक जगह पे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व निर्धारित सूची में से निश्चित अंतराल पर इकाइयों के चयन को क्या कहते हैं? गुच्छ निदर्शन, व्यवस्थित निदर्शन, सविचार निदर्शन और लास्ट है स्तरित दैव निदर्शन। तो पूर्व निर्धारित सूची में से अगर निश्चित अंतराल पर हम एक सैंपल लेते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे सिस्टमैटिक सैंपलिंग हम कर रहे हैं। पहले से ही हमने डिसाइड कर लिया कि कितने अंतराल पर हमको लेना है, तो एक सिस्टम के साथ में चल रहा है, तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग इसको हम बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, किस प्रतिदर्शन को यानी किस सैंपलिंग को आकस्मिक प्रतिदर्शन एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं? ऑप्शन है कन्वीनियंस सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग और लास्ट है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो आकस्मिक सैंपलिंग की बात हो रही है कि हमें जो भी मिल जाए, हमारी जो सुविधा के अनुसार जो भी हमें शोध या जो भी सैंपल हमें मिल जाए, तो यहाँ पर कन्वीनियंस सैंपलिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आप अपने कार्यस्थल पर तनाव से कैसे निपटते हैं? ये एक है ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, अब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन या फिर डबल बैरल्ड क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने कार्यस्थल पर अगर कोई तनाव हो तो उससे कैसे निपटते हैं। तो ये जो प्रश्न है किस तरीके का प्रश्न है? तो ये प्रश्न है ओपन एंडेड क्वेश्चन, खुला प्रश्न है। इसमें आप अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विकल्प दे दिए गए और आपको हाँ ना में जवाब देना है, तो खुला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, एक साक्षात्कार जिसमें साक्षात्कारकर्ता किसी दिए गए विषय के बारे में स्वतंत्र रूप से बात करने के लिए उत्तरदाता को प्रोत्साहित करता है, इसको हम क्या कहेंगे? असंरचित साक्षात्कार, संरचित साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार और लास्ट है नैदानिक साक्षात्कार। तो एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें साक्षात्कारकर्ता किसी दिए गए विषय के बारे में स्वतंत्र रूप से बात करने के लिए उत्तरदाता को बोलता है, तो इसको हम कहेंगे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी असंरचित साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन, शेड्यूल इज यूज्ड एज, जो अनुसूची इसका प्रयोग किस में किया जाता है? विधि, तकनीकी, उपकरण या फिर प्रश्नावली, किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है? तो जो अनुसूची है इसका प्रयोग किया जाता है एक टूल के तौर पर, एक उपकरण के तौर पर। अगला क्वेश्चन, प्रश्नों की एक सूची जो उत्तरदाता को सौंपी जाती है, जो प्रश्नों को पढ़ता है और उत्तरों को स्वयं भरता है, खुद से भर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार निर्देशिका या फिर केस स्टडी यानी व्यक्तिगत अध्ययन। तो इसको हम कहेंगे प्रश्नावली, क्योंकि उसके पास प्रेषित कर दी जाती है और उत्तरदाता खुद पढ़ता है और उन प्रश्नों के उत्तरों को भरता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को बताइए, क्या आप अखबार या पत्रिकाएं खरीदते हैं? ये क्या है? एक डबल बैरल्ड क्वेश्चन है, एक एम्बिगियस क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, या फिर सेंसिटिव क्वेश्चन है? आप अखबार या पत्रिकाएं खरीदते हैं, अगर आपसे ऐसा पूछा जा रहा है तो ये जो प्रश्न है ये किस तरीके का है? तो ये किस तरीके का है? ये आ जाएगा एम्बिगुअस क्वेश्चन की कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी समाज के सड़क के कोनों का अध्ययन में प्रतिभागी अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए किसे जाना जाता है? पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ किया था स्ट्रीट कॉर्नर अमेरिकन सोसाइटी में। किसने किया था? ये बहुत आसान सा प्रश्न है, सबको पता होगा इसका आंसर है WF वाइट, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में MN श्रीनिवास ने अपनी अवधारणा संस्कृतिकरण को प्रथमता प्रस्तुत किया था? संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है किस पुस्तक में इन्होंने दी थी? ऑप्शन है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुरुक्स ऑफ साउथ इंडिया, द रिमेंबर्ड विलेज, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज। राइट आंसर होगा रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुरुक्स ऑफ साउथ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ थिंकर हैं और एक तरफ उन्होंने जिस गांव की स्टडी करी है वो दिए हुए हैं। MN श्रीनिवास, SC दुबे, आंद्रे बेते, DN मजूमदार, श्रीपुरम गांव है, मोहाना गांव है, रामपुरा गांव है और शमीरपेट है। तो किसने किस गांव की स्टडी करी है, ऐसे करके आपको मैच करना है। तो MN श्रीनिवास ने अध्ययन किया था रामपुरा गांव का और SC दुबे ने अध्ययन किया था शमीरपेट गांव का। आंद्रे बेते ने स्टडी करी थी श्रीपुरम की और DN मजूमदार ने स्टडी करी थी मोहाना गांव की। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आ जाएगा? पहले का थर्ड है और दूसरे का फोर्थ है, तो यहाँ पर 4 वाला लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, MN श्रीनिवास ने प्रभु जाति की निम्नलिखित विशेषताओं को निर्दिष्ट किया है। एक जाति हावी हो जाती है जब वो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। सेकंड ऑप्शन, जाति संस्तरण में उच्च स्थान, संख्यात्मक रूप में बड़ी और आय का शहरी स्रोत। तो कौन कौन सी विशेषताएं उन्होंने बताई हैं, ये आपको चूज़ करना है कोड के माध्यम से। तो इन्होंने ये सारी विशेषताएं बताई हैं कि राजनीतिक आर्थिक शक्ति होगी और वो प्रभुत्वपूर्ण होगी, जाति संस्तरण में उच्च स्थान होगा, संख्यात्मक रूप से बड़ी होगी और आय का शहरी स्रोत होगा। तो 4 ये विशेषताएं चारों ही बताई हैं, यहाँ पर 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, SC दुबे की कृति इंडियाज चेंजिंग विलेज उनके संबोध में की तरफ बदलाव को दर्शाता है। जो इंडियाज चेंजिंग विलेज है ये किस तरीके के बदलाव को दर्शाता है? संरचना से परिवर्तन, प्रकार से संरचना, संरचना से प्रकार या फिर संरचना से व्यवस्था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्ट्रक्चर टू चेंज, संरचना से परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, इंडियन विलेज, ये 1955 में पुस्तक आई थी, किसके द्वारा लिखी गई है? SC दुबे, MN श्रीनिवास, इरावती कर्वे, DN मजूमदार। इंडियन विलेज ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है SC दुबे जी के द्वारा। पहला ऑप्शन ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए और है, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइए। इंडियन विलेज SC दुबे की है, तो इंडियाज विलेज ये पुस्तक किसकी है? इंडियाज विलेज। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आंद्रे बेते की कृति नहीं है। मार्क्सिज्म एंड क्लास एनालिसिस, कास्ट क्लास एंड पावर, स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। आंद्रे बेते की इनमें से कौन सी कृति नहीं है? तो यहाँ पर कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये बेते की कृति नहीं है। ऊपर की तीनों पुस्तकें आंद्रे बेते के द्वारा लिखी गई हैं, तो ये तीनों पुस्तकें इनकी हैं और 4th वाली जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरल लीड्स द रिस्पॉन्सेज ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड के रचयिता कौन है? विक्टर एस डिसूजा, MSA राव, MN श्रीनिवास, KS नायर। तो ये पुस्तक है विक्टर एस डिसूजा की। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि शहरीकरण किसी भी सभ्यता के सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण पहलू है? लुईस विर्थ, M.S.A. राव, V.S. डिसूजा, I.P. देसाई। तो शहरीकरण को किसी भी सभ्यता के सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण पहलू किसने माना है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विक्टर एस डिसूजा। अगला प्रश्न है, नगरवाद एक जीने का तरीका है, किसने माना है? अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। ऑप्शन है लुईस विर्थ, फिशर, मम्फोर्ड, टॉयनबी, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लुईस विर्थ। अगला क्वेश्चन, नगरीकरण और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की जांच के लिए फ्रिंज विलेज शमीरपुर का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? शमीरपुर। ऑप्शन है M.S.A. राव, S.C. दुबे, इरावती कर्वे, A.R. देसाई। फ्रिंज विलेज शमीरपुर, ये स्टडी किसने की है? तो ये स्टडी की है M.S.A. राव ने। शमीर पेट नहीं है, शमीरपुर पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को भी बड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीरा कोसाम्बी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? बॉम्बे इन ट्रांजिशन, ग्रोथ एंड सोशल इकोलॉजी ऑफ ए कॉलोनियल सिटी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्रॉब्लम्स ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज। तो मीरा कोसाम्बी ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? मीरा कोसाम्बी की पुस्तक है बॉम्बे इन ट्रांजिशन। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विक्टर एस डिसूजा ने अपने अध्ययन में रिश्तेदारी, जाति, वर्ग और धर्म का विश्लेषण किया है किस सिटी के अध्ययन में? चंडीगढ़, मैसूर, जयपुर या फिर दिल्ली? तो विक्टर एस डिसूजा ने चंडीगढ़ सिटी का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, मीरा कोसाम्बी ने किन 3 औपनिवेशिक बंदरगाह शहरों के शहरी आकृति विज्ञान का अध्ययन किया? मद्रास, मुंबई एवं कोलकाता, मद्रास, कोचीन तथा कोलकाता, मुंबई, कोचीन और मद्रास, और लास्ट है कोलकाता, मद्रास एवं विशाखापत्तनम। तो किन 3 औपनिवेशिक शहरों की स्टडी की है इन्होंने? कॉलोनियल पोर्ट सिटीज़ का मीरा कोसाम्बी जी ने इन्होंने अध्ययन किया था मद्रास का, बॉम्बे का और कोलकाता का। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के आदिवासी अध्ययन से जुड़ा नहीं है? ऑप्शन है वर्जीनियस खाखा, S.L. दोशी, बैरियर एल्बिन, एडवर्ड टायलर। तो इनमें से कौन है जो कि भारत के आदिवासी अध्ययन से नहीं जुड़े हुए हैं? तो भारत के आदिवासी अध्ययन से नहीं जुड़े हुए हैं एडवर्ड टायलर। 4th यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनजातीय लोग बिखरे निवास स्थानों में रहते हैं, अन्य समाजों की तुलना में जनजातीय समाज विलग होते हैं। तो आपको बताना है इनमें से ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो इसको ठीक से पढ़िए। जनजातीय लोग बिखरे निवास स्थानों में रहते हैं, सही है। अन्य समाजों की तुलना में जनजातीय समाज थोड़ा सा अलग होते हैं, दोनों ही सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में 36 आदिवासी आंदोलन का विस्तृत विवरण लिखा, जिसमें से 14 अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र में थे? ऑप्शन है S.M. दुबे, K.S. सिंह, T.N. मदान, D.N. मजुमदार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा K.S. सिंह। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जनजातीय है, एक तरफ राज्य दिए हुए हैं और नीचे से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मैच करते हैं, चलिए। तो नागालैंड में नागा जनजाति रहती है प्रमुखतः, तो यहाँ पर इसको 4 से हम मिला देंगे। और इसके बाद राजस्थान की जनजाति है गरासिया। उसके बाद असम की जो जनजाति है ये है गारो, और तमिलनाडु की जो जनजाति है वो टोडा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आर्काइक्स
कॉकेसाइड प्रजातियाँ, मंगोलाइड प्राथमिक कॉकेसाइड प्रजातियाँ, निग्रोइड। और इधर दिया हुआ है आपको आर्मेनाइड, बुशमैन, हॉटेनहार्ट, द्रविडियन, इंडोनेशियन मॉले। तो यहाँ पर ऑप्शन नीचे की तरफ दिए हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। चलिए मैच करते हैं। आर्काइड कॉकेसाइड प्रजातियाँ, इनको द्रविडियन से मैच करेंगे हम। और मंगोलाइड जो होते हैं इनको हम बुशमैन, हॉटेनहार्ट से मैच करेंगे। प्राथमिक कॉकेसाइड प्रजातियाँ, इनको हम, एक सेकंड रुकिएगा, आर्मेनाइड से मैच करेंगे इनको हम, सी को। और निग्रोइड को हम मैच करेंगे, एक सेकेंड रुक जाइएगा, मुझे कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है, जस्ट मिनट। यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। निग्रोइड को मैच करेंगे बुशमैन, हॉटेनहार्ट से। और कॉकेसाइड प्रजातियों को मैच करेंगे आर्मेनाइड से। इसके बाद मंगोलाइड को इंडोनेशिया वाले से। और फिर कौन सा बच रहा है, आर्केसाइड को द्रविडियन से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकेंड वाला, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समिति जनजातीय मुद्दों से नहीं जुड़ी है? विच कमिटी इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ट्राइबल इशूज़? द लोकर कमिटी, द भुरिया कमिटी, एल्विन कमिटी या फिर धानुका कमेटी। तो कौन सी समिति है जो कि जनजातीय मुद्दों से नहीं जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा धानुका कमेटी। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द ऑथर ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया? वुमेन इन मॉडर्न इंडिया की लेखिका कौन है, लेखिका या लेखक? ऑप्शन है नीरा देसाई, बीना अग्रवाल, नीता कुमार, जूलियट मिशेल। वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, ये पुस्तक है नीरा देसाई की। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु रोट राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, नरेटिंग दलित वुमेन एंड टेस्टिमोनीज? ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है? वंदना शिवा, शर्मिला रेगे, कुमकुम शंगरी एंड लास्ट है उमा चक्रवर्ती। तो ये पुस्तक है शर्मिला रेगे की, राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, शर्मिला रेगे की है पुस्तक। ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखेंगे। थैंक यू सो मच।